राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर भुवन तिवारी आज के इस विषय की चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत आज हम विधायी संबंधों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई प्रश्न इस टॉपिक से अक्सर पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई प्रश्न भी हमें प्रश्न पत्रों में इससे संबंधित मिल जाते हैं। तो चलिए आज हम इस विषय पर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। केंद्र राज्य संबंध संविधान के भाग 11 में वर्णित है और हम आज विधायी संबंधों के लिए बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 तक दिए गए हैं, वर्णित हैं। अब जानते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध हैं वो क्या है। भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान संघीय स्वरूप में होते हुए भी संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। देखिए, इसमें जानने की बात यह है कि जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य नहीं किया है। केवल केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वो विधायी शक्तियां हैं, प्रशासनिक शक्तियां या वित्तीय शक्तियां, इनका बंटवारा किया गया है, लेकिन न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया है। अर्थात संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसमें हमें संघीय प्रणाली की झलक मिलती है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन ही संघीय प्रणाली का प्रमुख आधार माना जाता है। भारतीय संविधान के स्वरूप पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो संघात्मक है, किंतु अंग्रेजी भाषा में अगर इसका रूपांतरण करें तो हम इसके रूपांतरण को फेडरेशन के रूप में देखते हैं। लेकिन फिर भी हमने इसे फेडरेशन न कहते हुए यूनियन कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम संघ कहते हैं तो संघ में हम फेडरेशन नहीं कहते। भारतीय संविधान में जब हम संघ की बात करते हैं तो हम फेडरेशन नहीं कहते, बल्कि हम फेडरेशन के स्थान पर यूनियन कहते हैं। ये जानने के लिए संविधान निर्माण की घटनाओं पर एक नज़र डालें कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया, फेडरेशन क्यों नहीं कहा गया। चलिए इसमें देखते हैं। संविधान में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे प्रारूप समिति ने निश्चय किया कि भारत को एक संघ कहा जाए, भले ही संविधान का स्वरूप परिसंघात्मक हो। भारत को एक संघ कहा जाए, भले ही संविधान का स्वरूप परिसंघात्मक हो। अब जो उन्होंने इसको फेडरेशन ना कहकर यूनियन कहे जाने के पीछे तर्क दिया, वो तर्क यह था कि भारत के संघ यानी यूनियन होने के पीछे जो प्रारूप समिति ने तर्क दिया वह यह था कि भारतीय संघ का निर्माण संगठक इकाइयों के बीच किसी संविदा या समझौते के कारण नहीं हुआ था, बल्कि यह उस संविधान सभा की घोषणा है जिसने यह प्राधिकार भारत के लोगों से प्राप्त किया है। यानी कि कोई भी जो राज्य जो इसमें शामिल हुआ या कोई भी ऐसा जो रियासत थी जो इसमें शामिल हुई, वो जब वो भारत के संघ में शामिल हुई तो इसके शामिल होने के पीछे किसी तरह की कोई समझौता नहीं था, किसी तरह की कोई संविदा नहीं थी, कोई उन्होंने शर्त नहीं रखी थी। वो सशर्त नहीं बल्कि बिना शर्त भारत संघ में शामिल हुए, इसलिए इसमें हमने इसे यूनियन कहना उचित समझा। इसलिए जो प्रारूप समिति ने तर्क दिया, उन्होंने ये कहा कि हम इसे फेडरेशन ना कहकर यूनियन कहेंगे। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि फेडरेशन और यूनियन के बीच जो अंतर है
वो क्या है, इसे भारत के, जब हम भारतीय संघ कहते हैं तो इसे हम फेडरेशन क्यों नहीं कहते, इस पर ये जो तर्क दिया वो तर्क जो है उसका हमने पूरा ब्यौरा आपको प्रस्तुत किया। भारत की एकता और अखंडता भारतीय संविधान निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण विषय रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्र तथा राज्यों के संबंधों को मजबूत आधार देने के लिए जेवीपी समिति, दर आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राजमन्नार समिति, सरकार्य आयोग आदि ने महत्वपूर्ण कार्य किए। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक होते हुए भी यह कई विद्वज्जनों का मानना है कि केंद्र की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है, जिस कारण यह आपात की स्थिति में एकात्मक स्वरूप को धारण कर लेता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह जानने की है कि भारत की संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है। कभी कभी ये सवाल जो है अक्सर पूछ लिया जाता है, या एक नंबर के सवाल में पूछ लिया जाता है कि भारत की जो संघीय प्रणाली है वो किससे प्रेरित है। तो इसका सीधा और स्पष्ट आंसर है, उत्तर है कि भारत की संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है। केंद्र राज्य संबंधों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, या केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विधायी संबंध। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक। दूसरा है प्रशासनिक संबंध, अनुच्छेद 256 से 263 तक। और तीसरा है वित्तीय संबंध, अनुच्छेद 264 से 293 तक। लेजिस्लेचर रिलेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं और फाइनेंशियल रिलेशंस। ये जो तीनों हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। चलिए इन पर विशेष चर्चा आगे चल के करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विधायी संबंध क्या है। विधायी संबंध, जैसा कि हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंधों को वर्णित किया गया है संविधान में। भारतीय संविधान में विधायी संबंधों के बीच शक्तियों का विभाजन 2 आधारों पर किया गया है। विधायी संबंधों को भी 2 भागों में बांटा गया है। कैसे भागों में बांटा गया है? एक यह है राज्य क्षेत्र के आधार पर, जो टेरिटरीज है उनके आधार पर, और दूसरा क्या है, विधायी विषयों के आधार पर, यानी जो मैटर है, जो सब्जेक्ट है, उनके आधार पर भी हमने विधायी जो हमारे विधायी संबंध हैं उनको बांटा है। तो आज चलिए इसमें चर्चा करें। राज्य क्षेत्र के आधार पर क्या कैसे बांटा गया है, इसको देखते हैं। संविधान केंद्र और राज्य को लेकर विधायी शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्र के आधार पर करता है, और अनुच्छेद 245 का भाग 1 ये कहते हुए हमें स्पष्ट करता है कि संसद पूरे भारत या किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल हैं, ये ध्यान दीजिए। संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, और भारत क्षेत्र में राज्य शामिल हैं सभी। इसका आशय यह है कि सभी राज्यों के लिए जो भारत क्षेत्र के अंदर हैं उनके लिए संसद कानून बना सकती है। किसी भी राज्य का विधानमंडल अपने संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए कानून बना सकता है। ये देखिए, जो राज्य विधानमंडल है वो अपने राज्य क्षेत्र के लिए या उसके किसी एक भाग के लिए कानून बना सकता है, लेकिन संसद किसके लिए कानून बनाएगी? संसद पूरे भारत क्षेत्र के लिए कानून बनाएगी। और भारत क्षेत्र में कौन शामिल है? राज्य भी शामिल हैं। अनुच्छेद 245 का भाग 2, अनुच्छेद 245 का भाग 2 संसद द्वारा बनाए गए कानून न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले भारतीय पर लागू होंगी। इसको फिर से एक बार हम लोग समझते हैं कि अनुच्छेद 245 का भाग 2 कहता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले भारतीय पर लागू होंगी। अनुच्छेद ये स्पष्ट करता हुआ दिखाई देता है कि राज्य की कोई भी विधि शून्य हो जाएगी यदि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होता है, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून के बारे में
राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती। इसको समझने की बात यह है कि कहने का आशय यह है कि राज्य यदि अपने क्षेत्र से बाहर या अन्य किसी राज्य के लिए या किसी भी राज्य को कोई ऐसी विधि कोई राज्य बनाता है जिससे किसी अन्य राज्य या कोई अन्य राज्य प्रभावित हो रहा है, तो उसका यह जो विधि है वो शून्य हो जाएगी, वो अमान्य हो जाएगी। लेकिन संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन के आधार पर उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। इसका आशय यह है कि संसद जो भी कानून बनाएगी वो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगी, जो भी कानून बनाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं, अभी हमने पीछे देखते हैं, जो हमने अपनी बात करी राज्य क्षेत्रातीत, इसको लेकर देखिए एक जो सिद्धांत आता है, वो सिद्धांत आता है क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत या सामीप्य का सिद्धांत भी हम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सामान्यतः यह नियम है कि राज्य का विधानमंडल अपने किसी भाग के लिए या अपने लिए कानून बना सकता है, किंतु वह अन्य किसी राज्य के लिए कानून नहीं बना सकता। परंतु इसमें एक अपवाद आता है। वह अपवाद ये है कि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी दूसरे राज्य से भी लागू हो सकती है, किसी दूसरे राज्य में भी लागू हो सकती है। फिर समझिए, किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी दूसरे राज्य में भी लागू हो सकती है यदि विधि बनाने वाले राज्य और विधि की विषय वस्तु में कोई वास्तविक संबंध हो। इसी को क्षेत्रीय संबद्धता या सामीप्य का सिद्धांत कहते हैं। यानी कोई राज्य ऐसा कोई विधि बनाता है जिससे कोई दूसरा राज्य भी संबद्ध होता है या उसका उससे कोई लाभ होता है या उसके कोई प्रभाव पड़ने वाला होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है दूसरा राज्य भी क्या कर सकता है, उसको स्वीकार कर सकता है। तो इस को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय संबद्धता या सामीप्य का सिद्धांत भी कहते हैं। संविधान में वर्णित संसद की व्यापक राज्य क्षेत्रीय अधिकारिकता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि संसद के ऊपर भी संविधान में प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब वो प्रतिबंध क्या हैं उनको हम देखते हैं कि संसद के कानून भारत के ही कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होते। जैसे पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव के जो राज्य क्षेत्र हैं उनमें राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियमों का वही बल होगा जो संसद के अधिनियमों का होता है। इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में संसद के किसी अधिनियम को निरसित या संशोधित करने का अधिकार है। दूसरा क्या है, राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र में यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को अनुसूचित क्षेत्र या सूचीबद्ध क्षेत्र जो है में लागू होने से अधिसूचना द्वारा वर्जित कर सकता है या कुछ विशेष संशोधनों के बाद लागू कर सकता है। तीसरा, असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र यानी स्वशासी जो जिले हैं उनमें लागू न करते हुए कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्रों जैसे मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के लिए प्राप्त हैं। अब विषयों के आधार पर समझते हैं, जो विधायी संबंध विषयों के आधार पर है। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच विषयों के आधार पर 3 चरणों में व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था अनुच्छेद 246 में वर्णित है। इसमें क्या है,
पहली सूची है, सूची में जो है पहली सूची जो है वह है संघ सूची। संघ सूची में क्या है, संघ के सामान्य, अच्छा इसमें हम ये देखते हैं कि जो संघ सूची है उसकी विषयों की प्रवृत्ति कैसी है। सूची के वर्गीकरण में हम ये देखते हैं सूची कौन कौन सी हैं, जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, और इन सूचियों की क्या प्रवृत्ति है, किस प्रवृत्ति के आधार पर वो जो है अपना जो प्रभाव जो है या क्या व्यवस्थाओं के तहत वो संविधान में क्या शक्तियां रखती हैं, इसके आधार पर हम बात करते हैं। पहला है कि उनकी विषयों की क्या प्रवृत्ति है। पहली है संघ सूची। संघ के सामान्य हित एवं समुचे संघ के भीतर विधान की एक रूपता की अनिवार्यता को विशेष बल दिया गया है। इसमें राज्य सूची में क्या है, राज्य विधि से संबंधित ऐसे विषय जो हित तथा व्यवहार की विविधता की छूट देते हैं। अब तीसरा है समवर्ती सूची, ऐसे विषय जिनके बारे में समूचे संघ के भीतर विधान की एक रूपता वांछनीय तो है परंतु अनिवार्य नहीं है। ये तीन जो है, इन जो सूचियां हैं, इन सूचियों की ये तीन विषयों की प्रवृत्ति है। चलिए इसमें हम देखते हैं संघ सूची, इसकी हम विस्तृत चर्चा करते हैं। संघ सूची अनुसूची 7 की सूची 1 को संघ सूची कहते हैं। वर्तमान में इसमें 100 विषयों को रखा गया है। मूलतः इसमें 97 विषय हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय रखे गए हैं। मूलतः इसमें कितने विषय हैं, 97 विषय हैं। संघ सूची से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को विशिष्ट शक्ति दी गई है। विशिष्ट शक्ति दी गई है संसद को, किसमें, संघ सूची में कानून बनाने के लिए। इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय मुख्य रूप से आते हैं, रक्षा है, विदेशी मामले हैं, नागरिकता है, संचार है, युद्ध है, परमाणु ऊर्जा है, बीमा है, संधि है, रेलवे है, डाक व तार है, समुद्री व हवाई मार्ग है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। राज्य सूची के अंतर्गत हम बात करें तो राज्य सूची अनुसूची 7 की सूची 2 को राज्य सूची कहा जाता है। राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। इसमें प्रमुखतः लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, कृषि, वन, मात्स्यिकी, राज्य कर और जो शुल्क जो राज्य लेते हैं वो विषय जो है। इसके अलावा बहुत सारे और विषय भी इसमें शामिल किए गए हैं। इस सूची में कुल विषय 66 थे, परंतु 7वें संविधान संशोधन में प्रविष्टि 36 तथा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रविष्ट 11, 19, 20 तथा 29 का लोप कर दिया गया। और वर्तमान में इसमें कितने विषय रह गए हैं, केवल 62 विषय रह गए हैं। यानी वर्तमान में कोई अगर आपसे पूछे कि राज्य सूची के विषयों की संख्या कितनी है, तो राज्य सूची के विषयों की संख्या 62 है। समवर्ती सूची अनुसूची 7 की सूची 3 को समवर्ती सूची कहा जाता है। भारत का संविधान केंद्र और राज्य के विधानमंडल दोनों को समवर्ती सूची के अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यानी समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के विधानमंडल कानून बना सकते हैं। लेकिन राज्य सूची में क्या था, राज्य सूची में केवल राज्य के विधानमंडल ही कानून बनाएंगे। जो राज्य सूची के विषय हैं उनमें केवल राज्य विधानमंडल ही कानून बनाएंगे। संघ सूची में जो विषय रखे गए हैं उसमें केवल केंद्रीय विधानमंडल ही कानून बनाने की शक्ति रखता है। लेकिन समवर्ती सूची क्या है, इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों ही दोनों के विधानमंडल ही क्या कर सकते हैं, इसमें कानून बना सकते हैं। वर्तमान में इस सूची में 52 विषयों को शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 प्रविष्टियां थी, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 5 और प्रविष्टियों को जोड़ा गया। पहला क्या था, शिक्षा। प्रविष्टि क्या थी, जो शिक्षा है वो प्रविष्टि 63 से 66 है।
वन है प्रविष्टि 17 क, नाप एवं तौल है प्रविष्टि 33 क, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण है प्रविष्टि 17, न्याय का प्रशासन है प्रविष्टि 11। ये जो है इसमें 5 जो नए विषय जोड़े गए। अब हम देखते हैं कि शक्तियों के क्रम में अभी हमने ये देखा कि हम जब अनुसूची में देखते हैं, अनुसूची में हम देखते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस क्रम में इसको दिया गया है। लेकिन हम सूचियों की अगर शक्तियों का क्रम देखें तो हम पाते हैं कि जो संघ सूची है, जिसमें केंद्रीय जो विषय रखे गए हैं, जिसमें कि हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो है केंद्रीय विधानमंडल कानून बना सकता है, ये सर्वोच्च स्तर पर है। दूसरी सूची, दूसरे स्तर पर जो है वो समवर्ती सूची आती है, वो आती है समवर्ती सूची। यानी समवर्ती सूची क्या है? केंद्र तथा राज्य के विषयों पर केंद्र तथा राज्य के विधानमंडल इसके अंतर्गत विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखते हैं, ये समवर्ती सूची है। और ये मध्य क्रम है, यानी सबसे ऊपर क्या है? संघ सूची है, दूसरी क्या है? समवर्ती सूची है, और तीसरी जो है जिसमें राज्य संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो है राज्य विधानमंडल रखते हैं, वो है राज्य सूची। ये निचला स्तर है। यानी इसको हम अगर कहें कि जो राज्य सूची है, राज्य सूची या कहेंगे कि राज्य सूची जो है उससे ग्रेटर देन क्या है? समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची से जो ग्रेटर देन है वो संघ सूची है। यानी राज्य सूची का वरिष्ठ क्रम जो है समवर्ती सूची है, और समवर्ती सूची का वरिष्ठ क्रम जो है वो संघ सूची है। ये भी क्रम जो है जानने की बात है। अनुच्छेद 247, इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संसद अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि के जो संघ सूची में उल्लेखित विषय के संबंध में है, अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की विधि द्वारा उपबंध कर सकती है। यानी अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने का अधिकार अनुच्छेद 247 में दिया गया है कि यदि कोई ऐसी विधि है या संसद द्वारा बनाई गई विधियों को और अच्छे प्रभावी तरीके से उनको लागू करना है, उसके लिए अगर न्यायालयों की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें हम अतिरिक्त न्यायालयों को स्थापित कर सकते हैं। अब है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियों का आशय है कि ऐसी शक्तियाँ जो किसी भी सूची में संबद्ध नहीं हैं लेकिन वो महत्वपूर्ण हैं, उनको हम अध्ययन करते हैं। हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को भी निहित किया गया है। अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में कनाडा के पूर्व दृष्टांत का अनुसरण किया गया है। कनाडा में अवशिष्ट शक्ति संघ के पास है, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यह शक्ति राज्य के पास है। लेकिन जैसा कि हम कह चुके हैं कि हमने कनाडा के जो संविधान का उसमें जो अवशिष्ट शक्तियों को लेकर हमने कनाडा के पूर्व दृष्टांत का अनुसरण किया है, उसके आधार पर हमने भी अवशिष्ट शक्ति को क्या किया है? संघ को दिया गया है। राज्यों के पास इसके लिए कोई कानून बनाने की शक्ति नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें अनुच्छेद 248। यह अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियों की ओर इशारा करता है। अनुच्छेद 248 ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है जिनका उल्लेख 7वीं अनुसूची के किसी भी सूची में नहीं किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। इस संबंध में अनुच्छेद 246 का सेक्शन 4 स्पष्ट करता है कि भारतीय क्षेत्र के किसी ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, विधि बनाने का अधिकार संसद को है, यह चाहे वह विषय फिर किसी भी सूची का क्यों ना हो। अवशिष्ट शक्तियों में आपने स्पष्ट हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 248 जो है वो कह रहा है कि ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची के किसी भी सूची में नहीं दिया गया है। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 248 है। 248
अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियों की ओर इशारा करता है और ये शक्ति देता है। किसको देता है शक्ति? संसद को। संसद द्वारा विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर बनाए जाने वाले कानून। अब कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें ये स्थिति होती है कि राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर भी संसद जो है अपने कानून बनाती है और बनाने की परिस्थितियां पैदा हो जाती। तो वो कौन कौन से हैं इसमें हम देखते हैं। अनुच्छेद 249, यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 250, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आपात की स्थिति में भी होता है। और यदि 2/3 सदस्यों द्वारा अगर ये घोषित किया जाता है, कोई राज्य ये कहता है कि अमुक विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का है, राज्य सूची का जो विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है, उस विषय पर भी जो विधि बनाने का अधिकार होगा वो संसद को होगा। अनुच्छेद 251, यदि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में विरोधाभास या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी, चाहे वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक अपरिवर्तनीय होगी। ऐसा तभी तक होगा जब तक संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहती है। अनुच्छेद 252, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद को शक्ति दी गई है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद से यह अनुरोध करते हैं कि वह राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय में विधि का निर्माण करे, तब संसद राज्य सूची में वर्णित उस विषय पर विधि बना सकती है। और ऐसा भारत में 2 बार हुआ है। इसको हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि मुंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों द्वारा 1953 में संपदा शुल्क पर कानून बनाने के लिए संसद से आग्रह किया गया था। एक उदाहरण यह है। दूसरा उदाहरण है आंध्र प्रदेश, मुंबई, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, पेप्सू। इस बात को ध्यान दें, पेप्सू और सौराष्ट्र को मिलाकर कुल 8 राज्यों द्वारा 1955 में पुरस्कार प्रतियोगिता में कानून बनाने के लिए संसद से कानून बनाने हेतु आग्रह किया गया था। ये 2 घटनाएं हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल ने संकल्प पारित कर संसद से यह अनुरोध किया कि वह राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि का निर्माण करे, तब वह संसद राज्य सूची में वर्णित उस विषय पर विधि बना सकती है। तो ये जो विधि बनाई गई 2 या 2 से अधिक राज्यों में, इसके 2 उदाहरण हमने अभी देखे। लेकिन इसमें 2 शब्द आए, दो राज्यों का जिक्र किया गया है। एक है सौराष्ट्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। सौराष्ट्र को आज की तारीख में हम, आज के समय में हम गुजरात के नाम से जानते हैं। और पेप्सू, ये अक्सर पूछ भी लिया जाता है। पेप्सू पूर्वी पंजाब के 8 रियासतों से मिलकर बनाया गया था ये राज्य। इसकी राजधानी उस समय पटियाला हुआ करती थी, लेकिन 1956 में पेप्सू राज्य को पंजाब में मिला दिया गया और इस राज्य का अस्तित्व
समाप्त होकर इसे पंजाब कह दिया गया, पंजाब राज्य में से शामिल कर दिया गया, पंजाब राज्य का हिस्सा बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों व संधि को प्रभावी बनाने के लिए विधि बनाने के संबंध में अनुच्छेद 253 का उल्लेख किया जाता है। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद किसी भी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि या करार के क्रियान्वयन हेतु भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति रखता है, चाहे वह विषय राज्य सूची का ही क्यों न हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि संसद किसी भी देश या देशों के साथ जो संधि हमारी चल रही है, जो करार चल रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसके क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण भारत के क्षेत्र में या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति रखती है। यानी संसद को ये शक्ति है कि वो किसी भी भाग में जहाँ करार चल रहा हो, जिस राज्य के साथ भी चल रहा हो, भारत के किसी भाग में चल रहा हो, वहाँ वो कानून बना सकता है। अब वो चाहे राज्य सूची का विषय हो, चाहे किसी का भी। आगे चलें। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधि व राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में अगर असंगति होती है तो इसको लेकर भी हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 254(1) में कहा गया है कि संसद की विधि बनाने की शक्ति और उसकी मान्यता के संदर्भ में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि व संसद द्वारा बनाई गई विधि में असंगति या विरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है? असंगति आती है या विरोध उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। अगर दो राज्य और केंद्र के बीच में कोई कानून को लेकर कोई असंगति या कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा जो बनाया गया कानून है वही मान्य होगा। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 254 का भाग 2 ये स्पष्ट करता है कि यदि राज्य के विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची में उल्लेखित किसी भी विषय के संबंध में बनाई गई विधि में कोई ऐसी विधि या उपबंध है जो संसद द्वारा पहले बनाई गई विधि के या उस विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि के उपबंधों के विरुद्ध है, ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है। यदि राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देता है तो वह विधि उस राज्य में प्रभावी होगी। अनुच्छेद 255 इस अनुच्छेद में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय माना गया है। अनुच्छेद 255 स्पष्ट करता है यदि संसद के या राज्य के किसी विधानमंडल के किसी अधिनियम को और जहां राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति ने व जहां राष्ट्र प्रमुख की सिफारिशें अपेक्षित थी वहां राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्रपति ने जहां राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी वहां राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है, तो ऐसा अधिनियम और ऐसे अधिनियम का कोई उपबंध केवल इस कारण अविधि मान्य नहीं होगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं की गई थी या पूर्व में मंजूरी नहीं दी गई थी। यह महत्वपूर्ण है। इसमें एक शब्द आता है राष्ट्र प्रमुख, इसको समझने की बात है। राष्ट्र प्रमुख पहले राज्यों में राज्यपाल के स्थान पर काम करते थे, बाद में इन्हें राज्यपाल का जो है की नियुक्ति की गई और ये राज्यपाल कहे जाने लगे। पहले इनको राज प्रमुख भी कहा जाता था। ठीक है ना। निष्कर्ष तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान में वर्णित केंद्र राज्य संबंध में उपरोक्त प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विधायी विषयों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की विधि को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। इस संबंध में सरकार या आयोग 1983 से 87 के बीच में यह आयोग
ने अपना कार्य किया, इसमें अपनी रिपोर्ट दी, ने यह पाया, सरकारिया आयोग ने यह पाया कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र तथा राज्यों के कानून के मध्य तनाव एवं टकराव को समाप्त करने के लिए एवं सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए एक आवश्यक शक्ति के रूप में कार्य करती है। यानी कि हम ये देखते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि संसद को शक्तिशाली बनाया गया है या केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन केंद्र को शक्तिशाली बनाने के पीछे जो मंशा है वो मंशा यही है कि राज्यों के बीच जो तनाव है उसको संतुलित किया जाए और जो संघीय स्वरूप है हमारा उसको और भी बेहतर और सर्वोच्च बनाया जाए और सशक्त बनाया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक था ये केंद्र राज्य संबंध का, ये जो है इसके हमने विधायी संबंधों के बारे में विस्तृत चर्चा की। अगले टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।